अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के हमारे मेहमान हैं एडवोकेट मोहम्मद ताहिर ख़ान, जो कि लीगल कंसल्टेंट हैं। और आज हम इनसे यहाँ के लॉ के बारे में पूछेंगे। और जैसे हम अपने, क्योंकि यूएई हमारा दूसरा घर है, जैसे हम पाकिस्तान में अपने क़वानीन का एहतराम करते हैं और हम पे लाज़म है कि हम यहाँ के क़वानीन का भी उसी तरह एहतराम करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। शुक्रिया सिस्टर, मैं आप लोग का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया आपके इस प्यारे प्रोग्राम में। और हम चाह रहे हैं कि हमारे जो भी बहन भाई यूएई में रहते हैं, ताकि हम उनको इन्फॉर्म कर सकें, कि उनको मालूम हो जाए कि यूएई में इनकी क्या क्या राइट्स हैं, ताकि वो यूएई के लॉ से बाखबर रहें और अपने राइट्स गेन कर सकें। ताहिर साहब, आपने ये जो लीगल कंसल्टी का पूरा जो स्टडी किया हुआ है, आपने पूरी इसकी तालीम यहीं से हासिल की है या पाकिस्तान से? थोड़ा सा अपनी इब्तदाई लाइफ के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। शुक्रिया सिस्टर। जी, हमारी पैदाइश इधर की है, दुबई की। और जो बेसिक एजुकेशन थी मैंने यहाँ से ली ओ लेवल्स करके। फिर उसके बाद हम पाकिस्तान गए। पाकिस्तान से मैंने मास्टर इन शरिया लॉ की 2004 में। फिर उसके बाद फिर हम वापस आए दुबई, और यहाँ से 2004 से मैं लॉ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने 2-3 फॉर्म्स में काम किया है यहाँ पे। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तकरीबन 14 साल होने वाले हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, यूएई के क़वानीन माशाल्लाह बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं और इनका एहतराम करना चाहिए। और जैसे कि अभी लेबर क्लास में भी काफ़ी उनकी प्रॉब्लम्स हो जाती है और उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती, इतने एजुकेटेड नहीं होते वो लोग कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी सैलरीज़ ही ले लें, तो उनकी सैलरीज़ नहीं उनको दी जाती, तो उनके लिए आप प्लीज़ थोड़ा सा गाइड करिए उनको कि उनको क्या करना चाहिए सैलरीज़ के लिए। जी सिस्टर, ये आपने बड़ी प्यारी बात की कि हमारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है। ये ऐसा ही है क्योंकि एक छोटी सी इशू होती है, मींस बहुत माइनर होती है, लेकिन वो उन्होंने उसको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सोचते हैं कि एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, एक छोटी सी इशू है, वो लोग उसको बड़ा समझते हैं, लेकिन क्या उनके पास इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो जब वो मुझे अप्रोच करते हैं तो मैं उनको गाइड कर लेता हूँ कि आप इस तरह करें, इस तरह करें। तो फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों में उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। और जिस तरह आपने तो कुछ सैलरीज़ के इश्यूज़ हों तो उनको ना पे की जाए, तो वो उनको गाइड करें कि वो किन से कॉन्टेक्ट करें और कैसे वो फॉलो करें इन सारे रूल्स को ना। यूएई ने इस मामले में ना पूरी दुनिया में यूएई आई थिंक नंबर 1 रैंक पे आ रहा है कि जो लेबर राइट्स यूएई दे रही है माशाल्लाह। यहाँ पे लेबर कोड बने हुए हैं जो लेबर के लिए, लेबर की कोई भी इशू होती है तो वो यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं वहाँ, अपना क्लेम डालते हैं। ठीक है, क्लेम करते हैं, सैलरी क्लेम करते हैं। फिर वो लोग उनको गाइड करते हैं, टाइम दिया जाता है, तो टाइम के ऊपर फिर वो लोग जो टाइम दिया जाता है, डेट दिया जाता है, वो आ जाते हैं। तो ना सिस्टर, ये लेबर लॉ बेचारे ज़्यादातर इसमें अनएजुकेटेड होते हैं। ठीक है, तो उनके जब सैलरीज इशू होती है तो वो क्या करते हैं, इधर माशाल्लाह यूएई ने जो लेबर कोड्स होते हैं वो लेबर कोड में आ जाते हैं, वहाँ पे अपना क्लेम रजिस्टर कर लेते हैं। फिर वो लोग उनको गाइड कर लेते हैं, टाइम दिया जाता है, और वहाँ पे माशाल्लाह वो लोग खुद बताते हैं आपके ये राइट्स बनता है आपकी, यानी ये सैलरी बनती है, ये ग्रेजुविटी बनती है, ये आपका बोनस बनता है, ये आपका लीव सैलरी बनती है, ये आपके टिकट बनते हैं। ये सारी चीज़ें माशाल्लाह लेबर कोड वाले खुद ही उनको गाइड कर देते हैं। तो कितनी ड्यूरेशन में ये सब क्लियर कर देते हैं? अच्छा, ड्यूरेशन डिपेंड्स, देखो ऑन द बोथ पार्टी। माशाल्लाह लेबर कोड वो लेबर को भी कॉल करती है और उसके एम्प्लॉयर को भी कॉल करते हैं। तो दोनों को पहले बुला के वहाँ पे सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं, ताकि ये लोग मज़ीद फर्दर कोर्ट पे ना जाए। ठीक है, तो यानी उनकी कोशिश होती है कि इनकी सेटलमेंट हो जाए। तो कभी सेटलमेंट माशाल्लाह बहुत से केसेस में यानी मोर देन 80% सेटलमेंट कोड लेबर कोड में हो जाती है। कभी कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं कि मींस जिनका कोर्ट में किस सूरत में जाते हैं, कोर्ट में केसेस किस सूरत में जाते हैं अगर ये सेटलमेंट नहीं करते तो? हाँ जी, अगर ये सेटलमेंट यहाँ पे इसकी मुख्तलिफ रीज़न्स होते हैं कि वहाँ पे सेटलमेंट नहीं होते। कभी जो एम्प्लॉई है वो एग्री नहीं होता है, एम्प्लॉयर बोलता है बिलफर्ज मैं आपको इतनी अमाउंट पे कर सकता हूँ। ठीक है, एम्प्लॉय एग्री नहीं करता है। ठीक है, या एम्प्लॉय क्या नाम है
एम्प्लॉयर आउट ऑफ कंट्री होता है या एम्प्लॉयर को कोई और रीज़न की वजह से वो अपीयर नहीं हो सकता लेबर कोर्ट में, तो फिर उस सूरत में वो लोग क्या करते हैं, इनको 2 या 3 डेट दे देते हैं तो नहीं आते, फिर वो लोग उसको ट्रांसफ़र करते हैं सिविल कोर्ट में, नहीं बड़ी कोर्ट में, वहाँ पे भी लेबर कोर्ट ही है, ठीक है। तो फिर वो लोग वहाँ पे इनको केस ले लेते हैं। तो उमूमन मैंने देखा है ज़्यादातर यूएई में इनके केसेस, लेबर के जो केसेस होते हैं मोर यानी 3 मंथ्स 6 मंथ्स 7 मंथ्स में हल हो जाते हैं। और सिविल केसेस किन लोगों पे ज़्यादा किए जाते हैं और इनकी क्या कंडीशंस होती है, कौन लोग हैं जो सिविल केसेस कर सकते हैं? हाँ, दैट इज़ डिफरेंट क्वेश्चन। ओके, इसके लिए सिस्टर सिविल कोर्ट होता है, ठीक है। अभी किसी को बिलफर्ज किसी से पैसे लेने होते हैं तो उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं, मीन्स एक बंदे ने दूसरे बंदे को चेक दिया हुआ है और वो चेक डिसऑनर हो जाता है, तो इसके लिए यूएई में 2 ऑप्शन होते हैं कि वो बंदा जाके पहले या क्रिमिनल केस करें पुलिस स्टेशन में, तो क्रिमिनल केस में अगर वो हल हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता इसको पैसे नहीं मिलते क्रिमिनल केस में तो फिर वो सिविल केस फाइल कर लेता है। सिविल केस में क्या होता है, जो सिविल कोर्ट की जो फ़ीसें होती हैं वो कुछ तो यानी दुबई की मुख्तलिफ है, शारजा की मुख्तलिफ है, ठीक है। तो वो फ़ीस पे कर देता है, फिर जो सिविल केस उनका रजिस्टर हो जाता है, तो वो डेट पे पेश होते हैं। तो फिर क्या होता है, इसमें कुछ डेट्स गुजर जाती हैं, उसके हक़ में जजमेंट हो जाती है क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एग्रीमेंट किया होता है या इसको एलपीओ मिला होता है या इसने कुछ मटेरियल डिलीवर किया होता है जो उसको उसके अगेंस्ट में पैसे नहीं मिलते हैं, तो इसलिए वो सिविल कोर्ट में चला जाता है। जब वो सिविल कोर्ट में चला जाता है, जब उसकी जजमेंट मिल जाती है, फिर उसके बाद वो एक्सिक्यूशन कर लेता है, तो एक्सिक्यूशन के बाद उसको उसके पैसे मिल जाते हैं वही पार्टी से जो। लेकिन इसके लिए ये होता है कि हम कभी कभी हमारे पास क्लाइंट आ जाते हैं, वो पूछते हैं कि भाई हमने सिविल केस करना होता है, तो हम पहले उनसे पूछ लेते हैं अभी आपने बिलफर्ज जिस कंपनी से पैसे लेने हैं, सिविल केस करना है उनके ऊपर, तो आया वो कंपनी यूएई में मौजूद है कि नहीं मौजूद है, ठीक है। अच्छा मौजूद है, यहाँ से ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने डिफ़ॉल्टर होकर वो भाग जाते हैं, ठीक है। अभी हमारे क्लाइंट वो यहाँ पे सिविल कोर्ट के लिए लॉयर भी हायर कर देते हैं, लॉयर की फ़ीस भी दे देते हैं, कोर्ट की फ़ीसें भी दे देते हैं। बाद में क्या होता है कि भाई जब पता चलता है कि वो कंपनी है ही नहीं, वो बंदा ही नहीं है, तो फिर वो क्या करे बेचारा, उसके तो यानी मतलब एक किस्म के कोर्ट फीस, लॉयर फीस, ये तो वेस्ट चले जाते हैं, लेकिन वेस्ट नहीं होते हैं। कभी भी वो बंदा अगर यूएई आए कि वाया यूएई जाए तो वो पकड़ा जाता है, उसको यहाँ पे अरेस्ट किया जाता है। तो जब अरेस्ट किया जाता है उससे वो यानी सिविल कोर्ट में क्या होता है कि आपको आपके पैसे कन्फर्म मिलते हैं, ओके, कन्फर्म मिलते हैं। यानी यूएई के माशाल्लाह जब आप एक्सिक्यूशन में डाल देते हैं उसको, तो यूएई फिर इनके ऊपर ये ट्रैवल बैन लग जाता है, तो जब तक वो पेमेंट क्लियर नहीं करता है तो ही कैन नॉट लीव यूएई, ही कैन नेवर लीव यूएई। तो ऐसे बहुत से हमारे फिर ये होता है कुछ लोग बेचारों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती लॉ के मुतालिक, तो वो किसी को बोलते हैं कि भाई ठीक है आप जाओ सिविल कोर्ट में जाओ, पैसे जमा करो, मैं कुछ नहीं देने वाला हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, सिविल कोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट है। सिविल कोर्ट में अगर किसी ने क्लेम किया तो ही विल गेट हिज राइट। गुड। तो ये जो केसेस होते हैं किसी भी डिफ़ॉल्टर पे, यहाँ के केसेस की कितनी वैलिडेशन होती है, कब तक वैलिड होता है ये केस? लाइक आप उनको पकड़ सकते हो आफ्टर 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 10 ईयर्स? दैट्स अ नाइस क्वेश्चन। ऐसा है सिस्टर कि वैलिडेशन का तो कंफर्म नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो डिपेंड होता है उनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, टर्म्स है, बहुत सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन जो एवरेज होता है सिविल केसेस के, वो माशाल्लाह 3 महीने से लेके साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। यानी मतलब दूसरी कंट्रीज़ की तरह नहीं है कि 20-20 साल एक केस चले, इधर वो चीज़ नहीं है। माशाल्लाह यहाँ पे यूएई तो लोगों को उनके राइट्स दे रही है और प्रोटेक्ट कर रही है उनके राइट्स, तो जिसकी वजह से आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आती है यहाँ पे, इन्वेस्टर्स हैं, सबको फ्रीडम है, प्रोटेक्शन है। बिल्कुल बिल्कुल। और ज़रा ये बता दीजिए कि यहाँ पे एक्सीडेंट्स जैसे होते हैं, बहुत सीवियर किस्म के इंजरीज हो जाती हैं, तो उनको अब क्या गाइडलाइन देंगे ऐसे लोगों को? मैं आपको बताता चलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे केसेस में तकरीबन मोर देन 300 बंदों की मैंने हेल्प की हुई है, ठीक है, जिसमें से उनको मैंने 50,000 दिरहम से लेके 1 मिलियन दिरहम तक क्लेम दिए हुए हैं। अच्छा जी।
क्या होता है ये जब कभी रोड एक्सीडेंट हो जाता है, रोड एक्सीडेंट फिर हम यानी ज़्यादातर ऐसा ही जो हमारे पास सिचुएशन आती है तकरीबन 90% वो लोग होते हैं जो लो सैलरीज़ पे होते हैं। तो फिर उसके लिए क्या करते हैं, जब ट्रैफिक कोर्ट जजमेंट दे देती है ही इज़ नॉट अ गिल्टी, देखिए इसकी गलती ही नहीं है, जब इसकी गलती नहीं होती है फिर हम वो ट्रैफिक कोर्ट से फ़ाइल लेके हम सिविल कोर्ट में इंश्योरेंस के अगेंस्ट फ़ाइल क्लेम कर देते हैं। जब हम केस डाल देते हैं इंश्योरेंस के अगेंस्ट तो ये कोर्ट फीसें इसमें सबमिट करनी पड़ती है। तो इन लोगों के लिए फिर हमारी कंपनी अपनी जेब से पेमेंट करती हैं। जो कोर्ट फीसें आती हैं अराउंड 15,000 दिरहम से लेके 50,000 दिरहम तक आ जाती हैं, ठीक है। यानी डिपेंड ऑन द केसेस, ठीक है, डिपेंड ऑन द क्लेम्स, डिपेंड ऑन द कोर्ट, यानी कौन से एरिया के कौन सा कोर्ट। तो ये ऐसे होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मोर देन 300 लोगों को पेमेंट किए हैं। इसमें ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो 600 दिरहम सैलरी ले रहे थे, जो 1000 दिरहम सैलरी ले रहे थे, जिनकी ये कैपेसिटी नहीं थी कि वो सिविल कोर्ट में पेमेंट क्लेम कर सके ना। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह यानी हमने हेल्प की, हमने उनकी हेल्प की है। अभी एक बंदे को आप माशाल्लाह, एक गरीब बंदा है, उसके 1000 दिरहम सैलरी है, वो 20 साल में भी 50,000 दिरहम नहीं बचा सकता यहाँ पर, ठीक है। वो 20 साल में 50,000 दिरहम नहीं बचा सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी को 50,000 दिए, किसी को 2 लाख दिरहम दिए, किसी को 1 मिलियन दिरहम तक मिले। लेकिन ये बड़े पैसे उसको मिलते हैं जो मेजर एक्सीडेंट होता है, जो कंप्लीट डिसेबल होता है, जिनकी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है मोर देन 80%, 90%, 100%, तकरीबन मोर देन 200 केसेस यही इंश्योरेंस क्लेम के चल रहे हैं, मोर देन 200। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक बहुत फजल किया मेरे ऊपर कि यूएई में मैं इन लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। यहाँ पे लैंड डिपार्टमेंट के भी केसेस जो है काफ़ी सामने आ रहे हैं। जी जी, तो उसके बारे में प्लीज़ थोड़ा सा गाइड कर दें। बहुत अच्छी तरह से माशाल्लाह आप गाइड करें यहाँ के लोग। शुक्रिया सिस्टर, शुक्रिया, ये आप लोग की मोहब्बत है हमारे साथ। महज़ब कौमें वही होती हैं जो जहाँ पे वो रहती हैं उनके कवानीन का एहतराम करें, कवानीन का एहतराम करें। यूएई में रहते हुए हमारा सेकंड होम है, तो और हम पे फ़र्ज़ है कि हम इनके कवानीन का एहतराम करें और जिस तरह वो कहते हैं हम उसी पे ही अमल करें। तो मेरे ख्याल से आप माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से सब लोगों को गाइड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इस पर भी रोशनी। एक्चुअली सिस्टर टेनेंसी इश्यूज ज़्यादातर इस वजह से होते हैं कि नॉन अवेयरनेस, नॉन एजुकेटेड, हम लोग को उसकी कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग लेते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। अक्सर जो डिस्प्यूट आते हैं वो यही होते हैं कि हमारे लोग वो जो उनकी जो रेंट के जो एग्रीमेंट किया जाता है कि जिस डेट पे रेंट दिया जाता है तो वो उसको फॉलो नहीं करते हैं, वो रेंट टाइम पे नहीं पे करते हैं। जब वो रेंट टाइम पे नहीं करते हैं तो वो जो लैंडलॉर्ड होता है वो थोड़ा सा वेट कर लेता है, बाद में उसके पास भी राइट है, क्योंकि फिर वो जाके लैंड डिपार्टमेंट में डिस्प्यूट डाल देते हैं। वो पहले वो लोग इनको नोटिस भेज देते हैं। तो अक्सर कभी कभी ऐसे केसेस आ जाते हैं, बेचारों के पास वो नोटिस भी आ जाते हैं लेकिन वो उसकी केयर नहीं करते हैं, बाद में उनके ऊपर जो डिस्प्यूट आ जाती है तो फिर वो हमारे पास आते हैं तो हम देख लेते हैं। तो वो अक्सर जो टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट की जो डिस्प्यूट होते हैं वो यानी या इनको पता नहीं होता है या मतलब ये या तो रीड नहीं करते प्रॉपर रीड नहीं करते हैं, वरना यहाँ पे माशाल्लाह देखें सिस्टर लैंड डिपार्टमेंट में माशाल्लाह एक अलग सिस्टम है। वहाँ पे आप जाके वहाँ पे केस फाइल करते हैं, आपकी जो डिस्प्यूट होती है आप जाके वहाँ उनको बता देते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, वो लोग आपकी बातें सुनती हैं और वो देखते हैं जो राइट पे प्रॉपर गाइड भी करते हैं माशाल्लाह, और जो राइट जिसका आपका राइट है तो वो आपको आपका राइट दे देते हैं, बताते हैं आपके ये राइट बनते हैं, ठीक है। तो बस कुछ लोगों का यही एक इशू ये होता है कि वो लोग फॉलो नहीं करते हैं, पूछते नहीं हैं, जाते नहीं है, चेक नहीं करते हैं। अभी मैं एक मिसाल देता हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, कहते हैं यार ताहिर भाई मेरे ऊपर बहुत केसेस हैं, बहुत केसेस है। तो मैंने उनको कहा भाई केसेस का ये होता है कि अगर आपके ऊपर केसेस है, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है केसेस के तो आप मुझे दे दीजिए, हम चेक कर लेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूशन में या सिविल कोर्ट में हम चेक कर लेंगे। तो या तो आप नहीं आपके पास तो फिर आप हमें पावर ऑफ अटर्नी दे दें और अपना यूआईडी नंबर में वो वीज़ा पेज पे यूआईडी नंबर होता है वो दे दीजिए, हम जाके इन्फॉर्मेशन ले आते हैं। तो वो उसने कहा ठीक है। फिर वो माशाल्लाह इस दौरान में जब हमारी ये बात हुई तो इस कन्वर्सेशन के 1 साल बाद वो आए, ठीक है। ये 1 साल उस बेचारे का वीज़ा भी एक्सपायर था, उसकी लाइसेंस भी एक्सपायर थी, उसकी कंपनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स में थी। जब वो मेरे पास आए तो हमने इन्फॉर्मेशन लाई तो इसके ऊपर मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार दिरहम का केस था। तो 2-3 हज़ार दिरहम के लिए उसने अपने ऊपर यानी आप खुद अंदाज़ा करें 10-15 हज़ार दिरहम का उसने नुकसान कराया। छोटी सी अमाउंट को अगर वो कर लेते तो
इतनी बड़ी अमाउंट ना पे करनी पड़ती। जी माशाल्लाह, जिस तरह अभी यूरोप में, अब सबको मालूम है, यूरोप में अगर कोई छोटी सी भी चीज़ कोई ख़रीदता है या कुछ करता है तो उनका एक लॉयर होता है, वो अपने लॉयर को कॉल करते हैं, लॉयर से पूछते हैं कि ये काम करूँ या ना करूँ। सही, ठीक है। तो माशाल्लाह यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो हम उनके लॉयर हैं, तो वो जो भी करते हैं हमसे पूछते हैं जी। तो इस तरह के माशाल्लाह हमारे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी या इंडियंस भाई हैं या जो और मतलब नेशनलिटी के लोग हैं ऐसे हैं, वो हमें अप्रोच करते हैं, जो एजुकेटेड है वो पूछते हैं, ठीक है। और जो बेचारों का पता नहीं होता है इन बेचारों को, तो वो लोग यही मिस्टेक्स में अपनी लाइफ मुश्किल में डाल के चलते हैं। बाकी जो इमिग्रेशन इश्यूज़ होते हैं जी, इमिग्रेशन इश्यूज़ देखें, आपको जब आप यूएई में इंटर होते हैं तो आपको बताया जाता है कि आप पहले यूएई के लॉ समझें जी, बिल्कुल लॉ सुने, ठीक है। आपको बताया जाता है, आपके वीज़े के पेज के ऊपर लिखा होता है, विजिट वीज़े के पेज पे लिखा होता है कि भाई आप इतने दिन आपकी वैलिडिटी है, इसके बाद आपके ऊपर ये फ़ाइन शुरू होते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग इसकी केयर नहीं करते हैं, वो फ़ाइन उनके ऊपर बढ़ जाते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं। तो पहले से वो मैनेज करना चाहिए ना उनको। आप यहाँ के जो पाकिस्तानी हैं, यहाँ की जो अपनी कम्युनिटी है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहें? माशाल्लाह, मैं अपने जितने भी दोस्त अहबाब हैं हमारे यूएई में रहने वाले लोग, मैं इनको ये कहना मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये माशाल्लाह आप लोग का अपना कंट्री है, अपना होम है, ओके। ट्रीट यूएई लाइक एज़ योर ओन होम। जिस तरह आप अपना घर को अच्छी तरह रख सकते हैं और देखभाल करते हैं, तो आप यूएई का भी इसी तरह ख्याल रखें। तो यूएई जो बनी है वो हमारे लिए बनी है, हमें बेनिफिट दे रही हैं, आप लोग को बेनिफिट दे रही हैं। आप देख सकते हैं, इवन लेट नाइट यू कैन गो एनीवेयर, यू कैन गेट एनीथिंग लीगल व्हाट एवर यू वांट इन यूएई, ठीक है। आपको माशाल्लाह आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएँ, यानी आई एम प्राउड ऑफ यूएई दैट आई एम टेलिंग यू दिस थिंग कि इवन आई विजिट मोस्ट ऑफ कंट्रीज़, ठीक है, लेकिन यूएई एक ऐसी कंट्री है कि आप इसके किसी भी डिपार्टमेंट में जाए आप इजीली जा सकता है। फ्रेंडली सोसाइटी आपको मिलती है, वहाँ पे फ्रेंडली माहौल मिलता है, और आप इवन इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग दे विल गाइड यू, बट यू हैव टू आस्क। जब आप पूछेंगे तो वो आपको गाइड करेंगे ना। तो मैं आप लोग को यही बताऊँगा, कहना चाहता हूँ सबको कि प्लीज़ यूएई की लॉ को समझें, इसको फॉलो करें। ये आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए बनी गई है, बिल्कुल आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए बनाई गई है, तो आप इसको फॉलो करें। बहुत आपने इज़्ज़त बख्शी, आप हमारे प्रोग्राम में आए और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें हुई, न सिर्फ मुझे बल्कि हमारे नाज़रीन भी यकीनन हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं और इन बातों से जो है, जो उन्हें नहीं मालूम थी, वो उन्हें अवेयरनेस हो रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आपका माशाल्लाह सिस्टर बुशरा अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत काम